नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। अतीक अहमद की हत्या के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आए। इस दौरान उन्होंने हत्याकांड के बाद राज्य की कानून व्यवस्था पर पहली प्रतिक्रिया दी। वहीं मुख्यमंत्री ने सख्त चेतावनी भी दी। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि अब माफिया किसी को डरा नहीं सकते। जहां पर एक बड़ी आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर करती है, स्वाभाविक रूप से रोजगार की दृष्टि से अगर हम देखें तो कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार सृजन वाला कोई क्षेत्र है तो वह वस्त्र उद्योग का क्षेत्र है। और उत्तर प्रदेश में इसकी एक समृद्ध परंपरा रही है और ये हम अभी भी जहां तहां बिखरे हुए उन उद्योगों को देख सकते हैं। यहां का हैंडलूम, यहां का पावरलूम, यहां पर वाराणसी और आजमगढ़ की सिल्क की साड़ियां, उत्तर प्रदेश में भदोही का कारपेट, लखनऊ का जो पहले से यहां पर चिकन कारीगरी के बारे में बात हो रही थी, या सहारनपुर के क्राफ्ट की जो आइटम है ये विश्वविख्यात रही है। कानपुर कभी वस्त्र उद्योग का एक केंद्र बिंदु रहा है और कानपुर कभी देश के 4 से 5 बड़े महानगरों में से एक गिना जाता था। वस्त्र उद्योग का हब होने के नाते उत्तर प्रदेश न केवल अपने औद्योगिकीकरण के लिए बल्कि नगरीय व्यवस्था की दृष्टि से भी देश का एक महत्वपूर्ण प्रदेश माना जाता था। एक कालखंड ऐसा भी आया जिसने उत्तर प्रदेश की इस पहचान को पूरी तरह समाप्त सा कर दिया था। कानपुर के सभी बड़े टेक्सटाइल से जुड़े हुए उद्यम बंद होते गए। अन्य क्षेत्रों में भी स्थिति पैदा हुई। हैंडलूम और पावरलूम को भी उचित प्रोत्साहन नहीं मिल पाया, वह भी दम तोड़ने लग गया था। लेकिन धीरे धीरे करके विगत 9 वर्षों के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने जो प्रगति की, उस प्रगति का लाभ विगत 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक लिया है। और उत्तर प्रदेश की प्रगति आज किसी से छुपी भी नहीं है। अभी यहां पर माननीय पीयूष जी बता रहे थे कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान देश के आए हुए अलग अलग सेक्टर के उद्यमियों की रुचि उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्र में निवेशक के रूप में निवेश करने की दृष्टि से देखने को मिला। ये निवेश हम लोग अनुमान करते थे कि कितना यहां पर निवेश के प्रस्ताव आएंगे, उससे कई गुना प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए। परिणाम था 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त हुए हैं और उत्तर प्रदेश की टीम बहुत शीघ्र इन कार्यक्रमों को लेकर के आगे बढ़ रही है। और मेरा अनुमान है कि अगले 6 से 8 महीने के अंदर 10 लाख करोड़ रुपए तक के निवेश के प्रस्ताव ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए हमारे पास तैयार होंगे, जिनके शुभारंभ और जिनके शिलान्यास के कार्यक्रम को हम उत्तर प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाने में सफल होंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर आज जिस पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क के एमओयू के कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुए हैं, इसमें एक तो भारत सरकार और राज्य शासन के बीच में था, दूसरा राज्य सरकार और निवेशकों के बीच में था। बेहतरीन कनेक्टिविटी के बीच में जिन निवेशकों ने यहां पर रुचि दिखाई है, उन्होंने देखा होगा एयरपोर्ट से मात्र आधे घंटे की दूरी में आप उस क्षेत्र में पहुंच सकते हैं। 4 लेन की कनेक्टिविटी वहां पर पहले से है, जो बाकी बचा होगा राज्य सरकार उसको उपलब्ध करवाएगी। अन्य आवश्यक सुविधाओं को भी वहां पर राज्य सरकार एक समय सीमा के अंदर प्रत्येक निवेशक को उपलब्ध करवाने में योगदान देगी।
और उत्तर प्रदेश की टेक्सटाइल और गारमेंट्स की अपनी जो पॉलिसी है वह आप सबके सामने है। आपने उसको देखा होगा। एक बेहतरीन पॉलिसी के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार ने मानवीय हस्तक्षेप को जीरो करते थे किसी भी स्तर पर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के एक बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपने आप को स्थापित किया है। और वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र में एक चौथी पास राजा की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि आज मैं सदन को एक कहानी सुनाना चाहता हूं, उसका शीर्षक है चौथी पास राजा। तो वहीं इस पर पलटवार करते हुए कपिल मिश्रा ने सीएम केजरीवाल का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा और कहानी का जवाब कहानी से दिया। ऐसा आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, कहानी एक नमक हराम की। जी हाँ, एक ऐसा नमक हराम जिसने सत्ता के लिए और पैसे के लिए दोस्तों को धोखा दिया, साथियों को धोखा दिया, जनता को धोखा दिया, पूरे शहर को धोखा दिया, अपने गुरु को धोखा दिया। ऐसा कोई रिश्ता, ऐसा कोई संबंध इस व्यक्ति का बचा नहीं जिसको इसने ठगा ना हो। इस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। जी हाँ, नमक हराम, एक ऐसा नमक हराम जिसने सत्ता और पैसे के लालच में देश की सेना के शौर्य तक के ऊपर सवाल उठा दिए। एक ऐसा नमक हराम जिसने तब तब देश के खिलाफ बोला जब जब देश के दुश्मन चाहते थे कि कोई देश के अंदर से देश के खिलाफ बोले। एक ऐसा नमक हराम जिसने सबसे पहले तो ये झूठ बोला कि वो इनकम टैक्स कमिश्नर था और बाद में ये तथ्य सामने आया कि वो कभी इनकम टैक्स कमिश्नर था ही नहीं। एक ऐसा नमक हराम जिसने अपनी नौकरी से नमक हरामी की, वहां से भागा और उसके बाद झूठ और फ्रॉड के आधार पर एक एनजीओ चलाई, झूठ और फ्रॉड के आधार पर एक आंदोलन खड़ा किया और उस आंदोलन के गुरु के साथ ही नमक हरामी कर दी। और ना केवल उस आंदोलन के गुरु को धोखा दिया, बल्कि लोग तो यहां तक कहते हैं कि इस नमक हराम ने उस आंदोलन के गुरु की अस्पताल में हत्या तक करवाने की साजिश रचवाई। एक ऐसा नमक हराम जिसके बारे में कहा जाता है कि चुनाव जीतने के लिए आंदोलन की सबसे पॉपुलर दलित महिला साथी की हत्या करवा दी और बाद में उस महिला साथी की जब मां इनके घर आई तो अपने घर से इसको धक्के देकर बाहर निकाल दिया। इस नमक हराम ने सबसे पहले कहा कि मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, पार्टी बनाई। फिर इस नमक हराम ने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव भी लड़ा। फिर इस नमक हराम ने कहा कि मैं गाड़ी बंगला नहीं लूंगा और फिर एक ऐसा समय आया कि देश के सबसे अय्याश बंगले में यह नमक हराम रहने लगा। इस नमक हराम ने सत्ता के लिए ऐसा कोई छल, ऐसा कोई प्रपंच नहीं है जो ना किया हो। जिसके ऊपर इस नमक हराम ने आरोप लगाए, बाद में उन सब के तलवे चाटे, उन सब के जूतों में दाल पी। जिसको इसने कहा कि मैं इनसे लड़ने के लिए आया हूं, बाद में उन सब के हाथ मिला के खड़ा हो गया और देश से ही लड़ने लग गया, धर्म से ही लड़ने लग गया। इस नमक हराम की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। इसने टिकटों को बेचने का धंधा शुरू कर दिया। आंदोलन के और पार्टी के साथियों को सत्ता में आते ही एक एक करके चुन चुन के पीठ पर छुरा भोंकने लग गया, मारने लग गया, खत्म करने लग गया, बाहर करने लग गया। इस नमक हराम ने काले धन का, हवाला का एक ऐसा नेटवर्क खड़ा किया और शराब की दलाली के धंधे में कूद पड़ा। लेकिन ये इस नमक हराम की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। ये नमक हराम फंस गया। इसके दो सबसे मजबूत साथी जो शराब की दलाली में, हवाला में और काले धन में इसका साथ देते थे, वो पकड़े गए और जेल चले गए। अब इस नमक हराम को डर लग रहा है कि ये भी जेल जाएगा। जेल जाने के डर से ये नमक हराम फड़फड़ा रहा है, बिलबिला रहा है, कुछ भी बक रहा है, अनाप शनाप, किसी भी तरह से जेल जाने से बच जाऊं, कुछ ना कुछ ऐसी आग लगा दूं कि मैं निकल जाऊं, बच जाऊं। लेकिन कानून का फंदा इस नमक हराम के गले पर कस चुका है। अब ये बचने वाला नहीं है। क्या
वहीं माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की पुलिस कस्टडी में हत्या का मामला ठंडा नहीं हुआ है। अब इस पर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि इस मामले पर गृह मंत्री अमित शाह से पूछना चाहिए, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और वे इस वक्त देश के गृह मंत्री हैं। बीजेपी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। बीजेपी को देश की जनता को जाकर के बताना चाहिए कि आप जनगणना कराना चाहते हैं कि नहीं कराना चाहते हैं, और आप जनगणना कराना चाहते हैं तो जनगणना कराइए, जैसे बिहार में हो रहा है। अगर आप नहीं कराना चाहते हैं तो वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को बताइए कि हमको देश के लोगों को गिनने की जरूरत नहीं है, सरकार को लोगों को गिनने की जरूरत नहीं है। उनका दोस्त जो है ना, वो डेटा इकट्ठा कर रहा है, जिसके आधार पे जो है वो चुनाव की नीति बना लेंगे। लेकिन सवाल यहां सरकार की नीति निर्धारण का है। कितने लोग किस घर में रहेंगे, उसी के आधार पे आप कमरा बनवाएंगे ना। एक जो है बेडरूम बनवाएंगे, बच्चा हो गया है 2 तो एक जो है चिल्ड्रन रूम बनवाएंगे, गेस्ट आते हैं तो एक गेस्ट रूम बनवाएंगे। किसी भी नीति का निर्माण आप डेटा के आधार पे करेंगे। सरकार डेटा जारी नहीं करना चाहती है, और यह सवाल राहुल जी ने उठाया है, जो आज के लिए बहुत जरूरी सवाल है। और अगर आपको प्रेम है, जो आप दावा करते हैं और अपनी रैलियों में जाकर के बताते हैं, तो देश को बताइए कि देश में जाति के आधार पर लोगों की वास्तविक स्थिति क्या है। लोगों को बताइए कि आर्थिक आधार पर लोगों की स्थिति क्या है, सामाजिक आधार पर लोगों की स्थिति क्या है। इसका डेटा इकट्ठा कीजिए, जनगणना करवाइए, उस डेटा को जारी कीजिए, तब जाकर के पता चलेगा ना कि दुनिया में डंका बज रहा है जिस देश का, उस देश की असली हालत क्या है। सरकार अगर सचमुच ओबीसी से प्रेम करती है, क्योंकि आप सब जानते हैं, पिछले दिनों आप लोगों ने देखा कि विपक्ष मांग रहा था जेपीसी, सारे विपक्षी दलों ने कहा जेपीसी जेपीसी जेपीसी। अचानक से बीजेपी कहना शुरू कर दी ओबीसी ओबीसी ओबीसी। जेपीसी की मांग के सामने अगर ओबीसी की बात बीजेपी लेकर के आई है, तो यह जरूरी हो जाता है कि कुछ सवाल सरकार से पूछा जाए। सबसे पहला सवाल यह है कि प्रधानमंत्री बड़े जोर शोर से कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया का दौर है, तो डिजिटल इंडिया में, डिजिटल दौर में सबसे जरूरी चीज है डेटा। अक्सर आप सब लोग सुनते होंगे कि कहा जा रहा है कि डेटा न्यू ऑयल है, जिसके पास डेटा होगा वो दुनिया का लीडिंग पावर होगा। अगर ऐसी स्थिति है तो हमारी सरकार, भारत की सरकार, डेटा को इकट्ठा करने में, डेटा को तैयार करके डेटा देश को बताने में, जारी करने में इतनी हिचकिचाहट क्यों दिखा रही है? क्या कारण है इसका? आप सब जानते हैं कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए 2 के दौर में 2011 में जनगणना हुआ, और उस जनगणना की जो रिपोर्ट थी उसको तैयार किया गया। वह रिपोर्ट प्रकाशित। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ता पर थोपे जा रहे जबरन केसों को लेकर बनाई गई समिति पर अब प्रदेश सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में है कांग्रेस प्रशासनिक अत्याचार निवारण समिति के विधिक प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी शशांक शेखर को सौंपी गई है। ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर थोपे गए केसों की लड़ाई लड़ेंगे। प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हो रहे अन्याय और अत्याचार के निराकरण के लिए हुई बैठक के बाद समिति के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने कहा कि कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने के केस कांग्रेस पार्टी फ्री में लड़ेगी। शशांक शेखर को पीसीसी चीफ कमलनाथ ने उसकी जिम्मेदारी दी है। मेरी कौन सी गलत बात निकली यहाँ से बता दो है, क्योंकि ये जब भी मैं कहता हूँ तो भाजपा मुझ पर दुनिया भर की ट्रोल आदमी पीछे लग जाती है, देशद्रोही है, पाकिस्तानी है, यह है, दुनिया भर की बात करते हैं। स्वयं डॉक्टर बीडी शर्मा ने ये बात कह दी। देशद्रोह का आरोप मुख्यमंत्री ने लगा दिया। जब मैं थाने पे अपने आप को प्रस्तुत किया तो मुझे लिख के दिया थाने ने कि मैं आपके ऊपर कोई पुलिस प्रकरण नहीं। लेकिन ये जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के लोग, बजरंग दल के लोग जो आईएसआई से पैसा लेकर जासूसी कर रहे हैं देश की, उन पर एनएसए क्यों नहीं लगाया शिवराज सिंह जी ने? उनकी जमानत कैसे होने दी? जमानत की उन्होंने अपील क्यों नहीं की? खुले छूट घूम रहे हैं।
बलराम सिंह बजरंग दल का अध्यक्ष, सतना का, ध्रुव सक्सेना भोपाल का, ऐसे कम से कम 20 लोग हैं जो आईएसआई के लिए जासूसी कर रहे थे। वो राष्ट्रद्रोही नहीं है, उन पर एनएसए का केस क्यों नहीं चलाया? वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से मुखातिब होकर रोजगार पर बात की। साथ ही सीएम ने कहा कि एक तरफ केंद्र सरकार भर्तियां निकाल नहीं रही है, नौकरी नहीं दे रही है और राज्य सरकार भर्तियां निकालना चाहती है, लेकिन आरक्षण विधेयक अटका रखा है। लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं। देखिए, अब हमने विधानसभा से पारित कर दिया है। एक तरफ केंद्र सरकार लगातार भर्तियों में रोक लगा कर रखा है। बहुत सारे सार्वजनिक उपक्रम पिछले सरकारों ने बनाया, अब उसके निजी हाथों में सौंपा जा रहा है और ऐसी स्थिति में भर्तियां रुकी हुई है। भारत सरकार नौकरी नहीं दे रही, सार्वजनिक उपक्रम बंद कर रहे हैं, राज्य सरकार भी भर्ती करना चाहते हैं, तो आरक्षण बिल हमारा रोक दिया गया है और इससे यहाँ के जो हितग्राही हैं, नौजवान युवक युवती हैं, उसको बड़ा नुकसान हो रहा है। तो राज्यपाल से फिर से मैं आग्रह करूंगा कि उसे जल्दी फैसला करें, चाहे वापस करें विधानसभा को या फिर हस्ताक्षर करके दें। हम तो अपेक्षा करेंगे हस्ताक्षर करके दे दे, लेकिन अब नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मैंने कहा कि राज्यपाल के जो अधिकार, ये जो कितने समय तक रोक सकते हैं किसी बिल को, इसके मामले में तमिलनाडु के राज्य सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया है और हम लोग नहीं चाहते कि इस प्रकार से कोई प्रस्ताव पारित करे, उसके पहले ही राज्यपाल उसमें हस्ताक्षर करके हमको सौंपे, ऐसा अपील करते हैं। उनको मौका नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ की जनता, जो छत्तीसगढ़ के जो स्वाभिमान इन 4-4.5 सालों में, चाहे छत्तीसगढ़ी भाषा की बात करो, चाहे छत्तीसगढ़ी तीज त्योहारों की बात करें, और न केवल छत्तीसगढ़ी बल्कि हमने देखा छठ पूजा की भी हमने छुट्टी दी है और वहीं चेटीचंद महोत्सव भी हमने छुट्टी दी है। तो सभी समाजों को, सभी वर्गों को, ऐसा नहीं है कि हमने कहीं विभाजन किया हो। छत्तीसगढ़ में 2,85,00,000 लोग जो रहते हैं, उसके चाहे वो किसी धर्म के हों, किसी जाति के हों, उसके तीज त्योहार, रहन सहन, सबका सम्मान हमने किया है। ये लोग, इनका 2 ही काम है, धर्मांतरण और सांप्रदायिकता, 2 की मास्टरी है। तो हमारा काम जोड़ने का, हमारे काम खुशियां बांटने का है और हमने वो किया है। ऐसा कोई कार्यक्रम बता दीजिए सीएम हाउस में ना होता हो। सबको आमंत्रित करते हैं और सब अपने तीज त्योहार मनाते हैं वहां। कभी रमन सिंह के मुख्यमंत्री से दरवाजा खुला था कि मुख्यमंत्री निवास का? आज सभी वर्ग का कार्यक्रम वहां हो रहा है। तो सबको सम्मान देने का काम, और यही भाईचारा, प्रेम, यही भारत की पहचान है और छत्तीसगढ़ की विशेष पहचान है। ये शांति के टापू कहलाता है। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल कितना भी यहाँ नफरत फैलाने की कोशिश करें, वो सफल नहीं होंगे। बिल्कुल हटना चाहिए। भाई देखिए, छत्तीसगढ़ में 40% से अधिक गरीबी रेखा नीचे रहते हैं। ये रमन सिंह की उपलब्धि है। यही आरबीआई की जो डिक्लेयर किया है, उसमें 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। तो और फिर 44% हमारे जंगल है, 32% आदिवासी हैं, 13% से अधिक हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं, 42-43% हमारे पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं। तो ऐसे में ये 50% का जो कैप लगाया है, उसे हटाना जाना चाहिए। ईडब्ल्यूएस की बात है तो हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं। हमने हेड काउंट कराया और उसमें 4% उनको भी दिया है। तो ये वैसे भी 50% का कैप तो हट चुका है और मैंने पत्र भी लिखा, कई बार हो गए पत्र लिखते, लेकिन प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा है। कोई अपराध नहीं है, मैं कहां बोल रहा हूं। अगली खबर बठिंडा से है, जहां पर एसएसपी ऑफिस से महज 100 गज की दूरी पर एक लड़की पर बदमाश ने चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने बदमाश को पकड़कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं लड़की की हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। कुछ नहीं होए वीर जी, असीं कोर्ट च आए सीगे। अज कोर्ट दे विच साडी कल भी तरीक सी, अज भी तरीक सीगी। लगातार तरीकां पै रहीआं सी। इन्हां दा कोई केस चलदा सीगा, ਉਹ केस ਦਾ फैसला होना सीगा भी नेड़े तरीकां पई ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਬਹਿ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਖੜਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਕੋਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਦੱਸਦੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਰਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ।
ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਵਗ ਗਏ। ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਰਚ ਫੜਾਇਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕਰਿਆ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਆਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿਰਚ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ आखिया कोई। अगली खबर रायबरेली से है, जहां लालगंज कोतवाली क्षेत्र के महेश नगर मोहल्ले में पानी भरने को लेकर दो महिलाओं में जमकर मारपीट हुई। महिलाओं की मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं एक बार फिर बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है। शॉर्ट सर्किट से गेहूं के खेत में आग लग गई और तेज हवाओं की वजह से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। मामला सरेनी थाना क्षेत्र के फिरोजपुर गांव का है, जहां पर बिजली की शॉर्ट सर्किट की वजह से गेहूं के खेत में अचानक आग लग गई। वहीं पर तेज हवाओं के कारण देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। अगल बगल के खेत में लगे गेहूं को भी आग ने अपने चपेटे में ले लिया और इसकी वजह से 4 से 5 बीघे गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। वहीं दिल्ली के बुलंदशहर में सयाना तहसील कार्यालय परिसर स्थित नगर निकाय नामांकन केंद्रों का डीएम चंद्र प्रकाश सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार ने निरीक्षण किया। मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी इस दौरान दिए गए। वहीं डीएम ने मौजूद अधिकारियों से बातचीत करते हुए सुरक्षा के इंतजामात पुख्ता करने को कहा। साथ ही नामांकन के दौरान पुलिस अधिकारी रक्षा को लेकर पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आए। वहीं लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके भी दिशा निर्देश डीएम की तरफ से दिए गए। अगली खबर बिजनौर से है, जहां फैक्ट्री में आग लगने की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि कंप्रेसर का पाइप फटने से फैक्ट्री के अंदर अचानक आग लग गई और अफरा तफरी का माहौल हो गया। भयंकर आग लगने से 2 कर्मचारी बुरी तरीके से झुलस गए, जिन्हें आनन फानन में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंची अग्निशमन की कई गाड़ियों ने आग बुझाने के प्रयास किए, तब जाकर घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दरअसल नगीना देहात क्षेत्र के क्रॉप केयर ऑर्गेनिक फैक्ट्री में कंप्रेसर का पाइप फटने से यह हादसा हुआ। दोबारा हमने पीछे भेज रखे हैं सब लोगों को। अच्छा, तो देखन तो बुला के दिखाओ मैं गेट पर। नहीं बुला रहे नहीं, दोबारा पीछे भेज रखे हैं काम पर। हम कह रहे हैं हमें दिखाओ तो। खड़ा हो गए तुम भी, ये तो बताएं। आ जाओ भैया, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। चाचा लगते हैं मेरे। अच्छा, तो क्या मामला हुआ है यहाँ पर? मामला है, क्या पर अंदर जाने नहीं दे रहे, उनको मिलने की इच्छा उनसे मिलवा नहीं रही है। अच्छा, हाँ अभी देखा ना बहन जी रो रही थी, मिलवाओ उनसे। रोने के बाद में भी इतनी। वहीं समराला में संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल पर किसान जत्थेबंदियों की तरफ से केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए समराला रेलवे स्टेशन पर 12 बजे से 4 बजे तक रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया गया है। यहां पर एक किसान ने 12 बजे से 4 बजे तक रेलवे ट्रैक पर लेट कर संघर्ष में हिस्सा लेने की बात कही। 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਇਆ 5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 38 ਰੁਪਏ ਤੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਜੂ ਦਾਣਾ ਉਹ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਚਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕਦਾ ਜੀ, ਚੌਥੇ 'ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕਦਾ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੱਕ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ 95 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਚਿੱਟਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਚੌਥੇ। ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ 40-45 ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਫੜਦੇ ਆ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਵੀ SHO ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਨਵਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ है नहीं। वहीं बस्तर ब्लॉक के बसोली गांव पर स्थित एकलव्य विद्यालय की, जहां बीते रात 11वीं कक्षा की 5 छात्राएं रात में आश्रम से बाहर निकल गईं, जिसकी जानकारी आश्रम वार्डन और ना ही किसी जिम्मेदार कर्मचारी को हुई। स्कूल के प्राचार्य सरोज मरकाम ने बताया कि छात्राएं छत पर चढ़कर पेड़ के सहारे दीवार फांदकर निकल गई थीं, जिससे वहां मौजूद चौकीदार को भी इस बात की भनक नहीं लगी। वहीं वार्डन से पूछताछ की जा रही है, जल्द ही उचित कार्रवाई की जाएगी। छात्रावास के जो अमला हैं उनको शोकास नोटिस जारी किया
और उनके जो स्टेटमेंट हैं उनको संग्रहित करके मैंने अपने उच्च अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्र प्रेषित कर दिया है। इस संबंध में मैंने गए थे पर सही सलामत वापस आ गए हैं और हम लोग अपना जानकारी अपने उच्च अधिकारी को देते हैं तो विभाग। वहीं नर्मदापुरम में राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे। यहां पर प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री, मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री मध्य प्रदेश सरकार के नाम ज्ञापन एसडीएम नितिन टाले को सौंपा। किसानों ने अनाज, सब्जी और फल के उचित दाम, एमएसपी गारंटी कानून बनाए जाने सहित रबी की फसलों का मुआवजा और बीमा राशि जैसे 9 मांगों का जिक्र अपने ज्ञापन में किया और सरकार से इन मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के जो संगठन के पदाधिकारी हैं उन लोगों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। विभिन्न मांगों को लेकर प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा को संबोधित ज्ञापन दिया है, तो उनकी मांगों को हम शासन स्तर पर प्रेषित कर रहे हैं। आज राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ द्वारा पूरे प्रदेश में प्रदेश व्यापी ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें फसलों के घटते हुए दामों को नियंत्रण करने के लिए फसलों का निर्यात किया जाए, किसानों को लाभकारी मूल्य दिया जाए, किसानों की जो फसलें अभी रबी सीजन में ओला बारिश के कारण खराब हुई हैं उनको क्षतिपूर्ति बीमा का लाभ दिया जाए, बिजली मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।